नमस्कार, मैं रविश कुमार। रामदेव पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापन देने के लिए डांट लगा रहा है। तो आज ही एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चल रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर काले धन का उत्पादन करने, उसे खपाने और उससे और ज्यादा काला धन बनाने के लिए कई सारी शेल कंपनियां बनाई हैं और हरियाणा में कथित तौर पर जमीनों की खरीद की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको ढूंढकर पढ़नी ही होगी, क्योंकि गोदी मीडिया और खासकर हिंदी के अखबार इसे जनता के बीच नहीं पहुंचने देंगे। आज के इस वीडियो को धीरज के साथ देखिएगा पूरा। दम फूल जाए तो गहरी सांस भीतर लीजिएगा, दम निकल जाए तो गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिएगा, मगर तोंद फुलाने पिचकाने की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर डांट लगाई है। जिस दिन कोर्ट ने डांट लगाई उसी दिन हमारी एक दोस्त दिल्ली के टर्मिनल 2 हवाई अड्डे पर मौजूद थी। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उन्होंने एक विज्ञापन देखा और आपके लिए एक तस्वीर ले ली। कोर्ट ने आयुर्वेद के नाम पर झूठ बोलने के लिए जिसे डांटा है, उसने अपने इस विज्ञापन में सच का ढिंढोरा पीटा है। लिख दिया है आयुर्वेद का सच 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 नजर आए इसलिए अपना फोटो भी लगा दिया है। मगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इन महाशय की कंपनी ने अगर अपने विज्ञापनों में झूठे दावे किए तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन यहां तो इन्होंने अंग्रेजी में इसे टूथपेस्ट को ट्रुथ पेस्ट लिख दिया है। सच पेस्ट तो अनुवाद नहीं हो सकता, सच्चा पेस्ट हो सकता है। लेकिन जिस बुलंदी से रामदेव इस विज्ञापन में सच बोलने का दावा कर रहे हैं, उस सच को अदालत ने उतनी ही बुलंदी से झूठ बता दिया है। आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट की गंभीर टिप्पणी को लेकर एक सवाल है। हम इस बात को समझते हैं कि अक्सर अदालत फैसले से पहले इस तरह की गंभीर टिप्पणियां करती है, लेकिन रामदेव बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनके उत्पाद पर केवल गंभीर टिप्पणी करने से सही संदेश नहीं जाता है। अगर अदालत को लगता है कि रामदेव ने अपने उत्पादों के विज्ञापन में भ्रामक जानकारियां दी हैं, तो जुर्माना लगा देना चाहिए था। क्या इस तरह की सुविधा किसी और को भी मिलेगी, जैसे कश्मीर वाला के संपादक और पत्रकार फहाद शाह को मिल सकती थी? उन्हें बिना किसी सबूत के 21 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रिहाई के आदेश देते हुए कहा है कि फहाद शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। फहाद शाह के खिलाफ यूएपीए सहित 4 केस दर्ज किए गए थे। चारों में जमानत लेते लेते शाह को 21 महीने लग गए। हम यह भी समझते हैं कि हर केस की प्रकृति अलग होती है और हर कोर्ट का अपना अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि एक पत्रकार को फर्जी केस में फंसाकर महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है और एक बाबा को फर्जी विज्ञापन देने के आरोप में केवल टिप्पणी देकर छोड़ दिया जाता है। हम जरूर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केस की प्रकृति क्या थी, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत को कहना पड़ा कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन देना बंद करे। 1928 में बनी डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में एक याचिका दायर की। इसमें सभी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इन विज्ञापनों में एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को लेकर व्यवस्थित रूप से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करती है और बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करती है। याचिका में पतंजलि के एक विज्ञापन का हवाला दिया गया है। यह विज्ञापन जुलाई 2022 में प्रकाशित हुआ था सभी अखबारों में। इसमें कहा गया कि एलोपैथी भ्रम फैला रही है, फार्मा कंपनियां और मेडिकल इंडस्ट्री से खुद को और देश को बचाइए। आईएमए ने कहा कि हर कमर्शियल एंटिटी को अधिकार है कि वो अपने उत्पाद का प्रचार करे, मगर इस तरह के बेबुनियाद दावे करना औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है। इस याचिका में रामदेव के बयानों का भी ब्यौरा है, जब उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस कहा था और कोविड के दौरान बेबुनियाद दावे कर दिए कि एलोपैथी की दवाओं से लोग मर रहे हैं। उन पर कोविड के वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाने और वैक्सीन को लेकर झिझक को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए गए।
इस बात को भी याचिका में शामिल किया गया कि रामदेव ने कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों का भी मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है कि पतंजलि को कोर्ट की फटकार पहली बार पड़ी है, कई बार पड़ चुकी है। यह रामदेव के उत्पादों के विज्ञापन हैं। हमने इन तस्वीरों का इस्तेमाल अपनी रिपोर्ट के लिए किया है, मगर जरूरी नहीं कि जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है अदालत ने उसी उत्पाद के बारे में टिप्पणी की हो। कम से कम हम ऐसा दावा नहीं करते हैं। अपनी याचिका में आईएमए ने कहा कि आयुष कंपनियां एलोपैथी के खिलाफ गलत बयानी करती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर एलोपैथी दवाएं दे रहे हैं तब भी कोविड से मारे जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारे खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा हो जाएगा। उस बेंच में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सिटी रवि कुमार भी शामिल थे। बेंच ने केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और पतंजलि को नोटिस भी जारी किया। हाल की सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच कर रही है। जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि पतंजलि के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को फौरन बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर प्रोडक्ट जिसके बारे में झूठा दावा किया गया है कि वो किसी बीमारी का इलाज कर सकता है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का विचार भी करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन दे रही है तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि जुर्माना भी लग जाता? मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि अदालत की इस चेतावनी के जवाब में पतंजलि ने कहा है कि वो भविष्य में ऐसे कोई विज्ञापन नहीं छापेगी। इस बात का भी ध्यान रखेगी कि इस तरह के बयान प्रेस में न जाएं। कोर्ट ने अपने आदेश में इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड किया है। यह तो भविष्य की बात हुई कि कोर्ट से पतंजलि ने कहा है कि अब से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन क्या उसने ऐसा कुछ किया था? अगर किया था तो क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? यह सवाल मैं सहज बुद्धि, कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। बाकी अदालत अपना काम बेहतर जानती है। यह मामला बता रहा है कि भारत में विज्ञापनों का मामला कितना फर्जी हो चुका है। इस ओर अदालत ने सही इशारा करते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी, यानी अगले साल। पिछले साल अगस्त महीने में तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी रामदेव को डांट लगाई थी। उन्होंने कहा कि रामदेव को क्या हो गया है, वे अपने सिस्टम का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वे दूसरे सिस्टम की आलोचना क्यों कर रहे हैं? हम सभी उनका आदर करते हैं। उन्होंने योग का प्रचार किया, लेकिन उन्हें दूसरे सिस्टम की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि उनका सिस्टम काम ही करेगा? वे डॉक्टर सिस्टम को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें संयम बरतना चाहिए। हम जरूर इस वीडियो में रामदेव के भ्रामक विज्ञापनों की बातें करेंगे और न्यूज लॉन्ड्री से लेकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की भी बात करेंगे, लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी में थोड़ा अतिरेक तो है। हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया में कई प्रकार के मेडिसिन सिस्टम होते हैं और सबके बीच खींचतान रहती है, दावे किए जाते हैं। क्या देश की अदालत एलोपैथी सिस्टम को यह आदेश दे सकती है या कह सकती है कि आप भी दूसरे सिस्टम की आलोचना नहीं करेंगे? फिर किस सिस्टम के दावे में कितनी कमजोरी है, इसे कौन उजागर करेगा? मेरी राय में अदालत को इतिहासकार सीमा अलवी की यह किताब इस्लाम एंड हीलिंग पढ़नी चाहिए। यह किताब परमानेंट ब्लैक से छपी है। इसके अलावा कविता शिवराम कृष्णन से लेकर दीपक कुमार तक ने मेडिसिन सिस्टम के इतिहास पर अच्छा काम किया है। आज यूनानी बनाम आयुर्वेद और आयुर्वेद बनाम एलोपैथी हो रहा है, मगर यह शुरू से हो रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही दिल्ली के हकीम चाहते थे कि यूनानी को दूसरे मेडिसिन सिस्टम से मिला दिया जाए, लेकिन लखनऊ के हकीम इसके विरोध में थे। दिल्ली के हकीम अजमल खान और लखनऊ के अब्दुल अजीज के बीच अहंग का टकराव हो गया, ईगो की लड़ाई। हकीम अजमल खान ने ऑल इंडिया यूनानी एंड वैदिक मेडिसिन नाम की संस्था बनाई, तो अब्दुल अजीज ने अंजुमन तिबिया बना ली। हकीम अजमल खान नहीं माने और उन्होंने उसी लखनऊ में जाकर, अब्दुल अजीज के गढ़ में जाकर ऑल इंडिया यूनानी एंड वैदिक मेडिसिन का सम्मेलन कर दिया, जहां के हकीम यूनानी को आयुर्वेद से अलग रखना चाहते थे। इन उदाहरणों का कतई यह मतलब नहीं है कि हम रामदेव का बचाव कर रहे हैं। रामदेव का मामला बिल्कुल अलग है, भ्रामक विज्ञापन देने का मामला है और वो कानूनन अपराध है। लेकिन जस्टिस रमन्ना ने तब अगस्त 2022 में रामदेव की आलोचना तो की, मगर कुछ सम्मान के साथ की, और मुझे इस पर भी कुछ कहना है।
जस्टिस रमना ने कहा कि उन्होंने योग का प्रचार किया। यह सच है कि रामदेव ने योग का प्रचार किया, मगर इसे लेकर भी योग के विद्वानों में विवाद है कि प्रचार की होड़ में योग को कैसे बिगाड़ दिया। निश्चित रूप से यह तय करना अदालत का विषय नहीं है कि किसने ज्यादा प्रचार किया और किसने कम, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। रामदेव से पहले, बहुत पहले, यानी कई दशक पहले बिहार स्कूल ऑफ योग के योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। स्वामी सत्यानंद सरस्वती से लेकर स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने जो काम किया वो बेमिसाल है। उन्होंने योग का प्रसार किया, प्रचार नहीं। प्रसार और प्रचार में बहुत अंतर है। बिहार स्कूल ऑफ योग के संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती और आज के मौजूदा स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने कभी भी योग को प्रचार के लिए सर्कस और कर्तव्य में नहीं बदला, लेकिन उनके यहां योग करने वालों की भीड़ बहुत रहती है, तब भी वे अपने दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचते। ये और बात है कि बिहार स्कूल ऑफ योग ने बेचने के लिए तरह तरह के उत्पाद नहीं बनाए, टूथपेस्ट नहीं बनाए, मंजन नहीं बनाए। 2013 में बिहार स्कूल ऑफ योग के 50 वर्ष पूरे हुए, तब इसके जलसे में 56 देशों से प्रतिनिधि हिस्सा लेने मुंगेर आए थे। इसलिए यह बात अपने आप में भ्रामक है कि दुनिया या इस देश ने योग को रामदेव के कारण जाना या संयुक्त राष्ट्र के कारण। जिस संयुक्त राष्ट्र की बात कोई देश नहीं मानता, उसके कारण योग का प्रचार हो रहा है, ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। आप आयंगर योग के योगदान को कभी नहीं भूल सकते, जो रामदेव से बहुत पहले के हैं। 1966 से ही योग पर उनकी लेखनी प्रकाशित होने लगी। 1973 में उन्होंने पुणे में अपनी योग संस्था की स्थापना की। रामदेव की कंपनी के विज्ञापन को लेकर कोर्ट ने जो कहा है, उससे एक बात साबित हो गई, और वो बात योग के खिलाफ जाती लगती है। वह यह है कि जीवन भर योग करने से शरीर तो स्वस्थ हो जाता है, मगर जरूरी नहीं कि सच बोलने का साहस भी आ जाए, मन भी स्वस्थ हो जाए। मन की बात में बहुत तरह के विकार योग करने के बाद भी पैदा हो सकते हैं। अगर योग का सच और साहस से कोई संबंध होता तो रामदेव अपने किसी सामान को बेचने के लिए भ्रामक जानकारियां नहीं देते। नैतिक बल का संबंध शारीरिक बल से नहीं लगता। ठीक यही बात भारत के प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। योग का प्रचार करना एक अलग काम है और सच बोलना, संयमित बोलना एक अलग अभ्यास है। अगर इतनी सी बात सरल हिंदी में समझ आ गई है तो हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और रामदेव को लेकर मीडिया में आई खोजी रिपोर्ट पर आते हैं। अब हम आपको न्यूज लॉन्ड्री में छपी एक खबर के बारे में बताना चाहते हैं। यह खबर 12 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुई। दिनेश ठाकुर, जो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ प्रशांत रेड्डी ने मिलकर यह लेख लिखा है। हेडिंग यह है कि जब उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर है पतंजलि के विज्ञापनों की सुनामी आएगी। जिस समय का यह लेख है, उस समय के अखबारों में पतंजलि के विज्ञापन दनादन छप रहे थे, जिनमें दावा किया जा रहा था कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, लीवर बढ़ गया है तो ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दिनेश ठाकुर और प्रशांत रेड्डी इस बात से हैरान नजर आ रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे अखबारों ने भी इसके भ्रामक विज्ञापन छापे हैं, जो कई कानूनों का उल्लंघन करते हैं। फिर इस रिपोर्ट में लेखक बताते हैं कि कौन कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है। कई नियम तो मोदी सरकार के समय के बनाए हुए हैं, मगर उनका भी उल्लंघन कर इन विज्ञापनों को छापा जा रहा था। ऐसे विज्ञापन छापने पर 6 महीने की जेल हो सकती है और 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की फाइन। लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं होता है और ये विज्ञापन धड़ाधड़ छपते रहते हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अपने अनुभवों और अध्ययनों के आधार पर दिनेश ठाकुर और प्रशांत रेड्डी ने लिखा है कि दंड देने का काम ड्रग्स इंस्पेक्टर का होता है, मगर ज्यादातर केस में ड्रग्स इंस्पेक्टर मीडिया को कोई दंड नहीं देता, केवल दवा कंपनी को दंडित करता है, वो भी मामूली रूप से। इस तरह कंपनी और प्रेस मिलकर कानून का मजाक उड़ाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री पर यह रिपोर्ट अब भी है, आप वहां जाकर इसे पूरा पढ़िए। इसमें बताया गया है कि इन सब पर नजर रखने के लिए एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। यह स्वैच्छिक नियामक संस्था है, मगर यह संस्था भी चुप रहती है। आपको याद होगा कि कोविड के समय रामदेव क्या कर रहे थे और मोदी सरकार के मंत्री रामदेव का किस तरह से हौसला बढ़ा रहे थे। कोरोनिल तो आपको याद ही होगा। कोविड महामारी के दूसरे साल फरवरी 2021 में आईएमए ने
एक बयान जारी किया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोरोनिल के प्रचार से जुड़े एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव के साथ नजर आए। आईएमए ने अपने बयान में नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर कोरोनिल ने कथित रूप से कोविड का इलाज निकाल लिया है तो सरकार कोविड की वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह की दवा का प्रचार करना ठीक है जिसके बारे में पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं। रामदेव ने कहा था कि यह कोरोना की पहली ऐसी दवा है जिसे WHO ने प्रमाणित किया है। WHO द्वारा इस दावे के खंडन के बाद पतंजलि ने इस दावे को अपने प्रचार से हटा लिया था। जो इतना झूठ बोल गए, जिनका झूठ पकड़ा गया, उन्हें केवल चेतावनी की मीठी गोली दी गई। प्राणायाम का इतना फायदा तो होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, इसलिए यह वीडियो लंबा है, लेकिन सांसें छोड़कर और दिमाग को पकड़कर देखिए। रामदेव को समझना बहुत जरूरी है। उनके उत्पादों की तरक्की को आप 2014 के बाद की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। यह और बात है कि अब उनकी वैसी पूछ नहीं नजर आती जैसी 2013-14 के वक्त नजर आती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रामदेव अप्रासंगिक हो गए हैं। मोदी राजनीति के दौर में एक हिंदू सिस्टम बना है। इस हिंदू सिस्टम के भीतर कुछ लोग कुछ समय के लिए प्रासंगिक होते हैं और फिर नेपथ्य में चले जाते हैं। उनकी जगह कुछ और लोग आते हैं, फिर वे नेपथ्य में चले जाते हैं। इस तरह चक्र चलता रहता है। इन सब के बीच रामदेव का कारोबार फल फूल रहा है। कई सरकारों से रामदेव के अच्छे संबंध भी रहे हैं, मगर इस समय वे एक ही सरकार के अधीनस्थ हैं। मैंने अधीनस्थ का इस्तेमाल हवा में नहीं किया है, रूपक के तौर पर किया है। इसलिए रामदेव और आज की हिंदू राजनीति को समझना जरूरी है, वरना जिस कंपनी के विज्ञापनों पर भ्रामक होने के आरोप लगे हैं, अब तक उसके अहाते के भीतर ईडी की टीम पहुंच गई होती कि झूठ बोलकर कितना पैसा कमाया। यह जो संरक्षण हासिल है वो केवल हिंदू सिस्टम के भीतर आने वाले लोगों को हासिल है। इसे ही मैं हिंदू सुख कहता हूं। रामदेव अब कॉरपोरेट के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं। अदानी पर तो बोल ही नहीं पाएंगे, ना आंदोलन कर पाएंगे। चाहे योग से कितनी ही शक्ति प्राप्त कर लें, उन्हें ईडी की शक्ति का ठीक से पता है। इस समय ईडी वैसे भी कहीं और व्यस्त है। जिन अखबारों में अक्सर राहुल गांधी की खबरें भीतर के पन्ने पर और किसी कोने में छपती हैं, उन अखबारों में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त होने की खबर पहले पन्ने पर है। जागरण की हेडलाइन है, गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अमर उजाला की हेडलाइन है, नेशनल हेराल्ड केस में 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, सोनिया राहुल को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दोनों की 76% हिस्सेदारी वाली कंपनी यंग इंडियन में हस्तांतरित हुए थे शेयर। इस जब्ती पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पैसे का लेन देन नहीं, अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं, किसी को चीट नहीं किया, किसी ने शिकायत नहीं की, फिर भी झूठ फैलाकर इस तरह के मामले चलाए जा रहे हैं। ईडी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड और यंग हेराल्ड को चलाने वाली एजेएल के पदाधिकारियों और कांग्रेस ने कंपनी के शेयर होल्डर और डोनरों को धोखा दिया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है कि शेयर होल्डर कभी किसी कंपनी की संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। यंग इंडियंस लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है। यह पूरा मामला राजनीति में एक और पतन को दर्शाता है। 2012 से यह मामला चल रहा है, 2023 आ गया। चुनाव के समय इसे चला दिया जाता है, बाकी समय यह केस आउटर सिग्नल पर खड़ा रहता है। आप सोच भी रहे होंगे कि चुनावों के बीच ईडी की खबर कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, केवल विश्व कप की हार आ रही थी। अब ईडी की आने लगी है। जल्दी ही धर्म से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। बिना धर्म और धार्मिक कार्यों के राजनीति अब नहीं होगी। यह केस कितने साल से चल रहा है, फिर भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। रामदेव के विज्ञापनों के भ्रामक होने की खबर आई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसकी जगह यही खबर आती कि नेशनल हेराल्ड ने भ्रामक विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए कमाए, तो आज ईडी उन सभी के घरों में पहुंच जाती, उपभोक्ताओं के घरों में, और च्यवनप्राश का सैंपल लेने लग जाती, जिसे नेशनल हेराल्ड ने बनाया और बेचा होता। वैसे नेशनल हेराल्ड च्यवनप्राश नहीं बनाती है, अखबार निकालती है। अब आते हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट पर। ऐसी रिपोर्ट आपकी गोदी मीडिया में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां रामदेव उनके धन्यदाता हैं, यानी विज्ञापन देते हैं।
श्री गिरीश जलिहल और तपस्या की यह रिपोर्ट 22 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुई है। पहली रिपोर्ट है, दूसरी आने वाली है। दोनों संवाददाताओं ने फरीदाबाद के पास मांगर नामक गांव से रिपोर्ट की है। यहां इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि रामदेव से संबंधित कंपनियों ने यहां पर कथित रूप से जमीन की खरीदारी की है। कहानी एक प्रॉपर्टी डीलर से शुरू होती है जो अपना नाम नहीं बताता है, मगर कहता है कि बाबा जी जो जमीन खरीद रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ के लोकल डीलर उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस रिपोर्ट में दावा किया है कि पतंजलि ग्रुप से जुड़ी कई शेल कंपनियों के जरिए जमीनें खरीदी जा रही हैं। इन कंपनियों को रामदेव के छोटे भाई कथित तौर पर चलाते हैं। कॉरपोरेट ग्रुप ऐसी कंपनियां बनाती रही हैं जो केवल कागज पर होती हैं। इनमें कुछ कंपनियां वैध कार्यों के लिए होती हैं और बहुत सी अवैध कार्यों के लिए। शेल कंपनी बनाई जाती है ताकि पैसा किसका है, मुनाफा किसके पास जा रहा है, उसके असली मालिक का पता ना चले और टैक्स चोरी कर जेब भर ली जाए। आप रिपोर्टर्स कलेक्टिव की साइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़िए, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में। अब सवाल उठता है कि क्या रामदेव का पतंजलि ग्रुप शेल कंपनियां बनाकर जमीन खरीद रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी जांच कौन करेगा? क्या ईडी करेगी? मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया। एक समय मोदी सरकार भी दावे करती थी शेल कंपनियां बंद करा दी गई हैं, मगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सरकार के ही आंकड़े दिए हैं। बताया है कि इसी साल फरवरी में संसद में सरकार ने कहा है कि 1 लाख से अधिक शेल कंपनियों ने अपना सालाना रिकॉर्ड सरकार को नहीं दिया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है कि ये जो शेल कंपनियां हैं उन चीजों का कारोबार नहीं करती हैं जो पतंजलि ग्रुप आधिकारिक तौर से बनाता है। कलेक्टिव ने 15 साल के लैंड रिकॉर्ड की पड़ताल की है। 15 साल। इस रिपोर्ट की एक अच्छी बात यह भी है कि पतंजलि से प्रतिक्रिया मांगी गई। पतंजलि कोरूपैक प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि सभी काम कानून के हिसाब से ही किए गए हैं। इसी तरह के कानून का पालन करने का दावा अदानी भी करते हैं जब भी उनके समूह को लेकर इस तरह की रिपोर्ट आती है। यह काम तो ईडी को करना चाहिए। जांच करना, सत्यापित करने का काम जांच एजेंसियों का ही होना चाहिए। लेकिन 15 साल का रिकॉर्ड निकालने के लिए ईडी को चक्रासन करना पड़ेगा। मगर आजकल सब प्राणायाम करने में लगे हैं। प्रदूषित हवा में प्राणायाम मत कीजिए। कार्बन भीतर जाएगा तो बाहर नहीं आएगा। करप्शन भीतर चला गया है, अब कभी बाहर नहीं निकलेगा। बात यह है कि रामदेव ने अपनी छवि चमकाई काला धन समाप्त करने के आंदोलन से। अब उन पर यह आरोप लगे कि वे शेल कंपनियां बनाकर काला धन का उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें ईडी के सामने आंदोलन करना चाहिए कि जांच करो और सत्यापित करो। अगर ईडी से मांग नहीं कर सकते तो राहुल गांधी से मांग करनी चाहिए कि आप ही अदानी और रामदेव के रिकॉर्ड की जांच कीजिए, क्योंकि ईडी उनके मामलों में जांच नहीं कर पाएगी। अगर इतना सा व्यंग्य आप नहीं समझ पाते हैं तो आप हमारा पनौती पर आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पनौती पर इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारा छोटा सा दावा है कि आप पनौती के बारे में सब कुछ अभी नहीं जानते हैं। दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है।